अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खास तौर पे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता रात से बड़ी जबरदस्त सर्द हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और उसकी वजह से दर्जा रात में काफी कमी आ गई है। पिछले कुछ दिनों से फैसलाबाद शहर का दर्जा रात काफी ज्यादा था और ज्यादा दर्जा रात की वजह से जो शहरी थे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना था। लोड शेडिंग जो है वो भी शहर फैसलाबाद के अंदर वक्तन फवक्तन शुरू हो गई थी, जिसके बाद शहरियों का जीना अजीरन हो गया था। शहरियों को कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता था कि जैसे ही हुकूमत के अंदर आया जाएगा एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई और शहर फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग जो है वो वक्तन फवक्तन होती रही और रात के औकात में भी होती रही और दिन के औकात में भी होती रही। बहुत सारे इलाकों में तो ट्रांसफार्मर्स खराब होने की वजह से, जैसा कि पिछले दिनों मैंने खुद रिपोर्टिंग जो है वो जाके की थी मक्की मार्केट के अंदर, तो मक्की मार्केट के लोग 4 दिन से लाइट ना होने की वजह से बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि उन्होंने कई दफा फेस्को हकाम को आगाह किया कि लाइट यहां पे नहीं आ रही, लेकिन कोई भी कान नहीं धरेगे क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था और ट्रांसफार्मर के खराब होने की वजह से उसे तब्दील करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि फेस्को हकाम को करने थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। अल्टीमेटली नुकसान और खामियाजा जो है वो यहाँ की आवाम को भुगतना पड़ा। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ मक्की मार्केट नहीं, फैसलाबाद भर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे फेस्को के अब बहुत सारे मसाइल जमा होते चले जा रहे हैं और शहरियों का यह कहना है कि बर वक्त मसाइल को हल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गर्मियों में दिन गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। घरों के अंदर पानी नहीं होता नहाने के लिए और इसके साथ साथ दीगर कामों के लिए पानी मौजूद ना होने की वजह से भी उनको मुश्किलात का सामना रहता है। मौजूदा लॉकडाउन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। लॉकडाउन जो है वो ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा था कमिश्नर फैसलाबाद को मिलने के बाद कि फैसलाबाद को खोल दिया जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात कुछ कामयाब होते नजर नहीं आए। डेडलॉक बरकरार है और अभी भी शहर फैसलाबाद को नहीं खोला गया, जिसकी वजह से ताजर बरादरी कम्युनिटी जो है वो काफी परेशान नजर आती है। ताजरों का ये कहना है कि कमिश्नर फैसलाबाद, डीसी फैसलाबाद को ये चाहिए कि जल्द अज जल्द लॉकडाउन को खोल दिया जाए, लेकिन हम उनको भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद शहर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस चीज को स्लो डाउन करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया था और बेहतर एक्शन लिया गया क्योंकि घंटाघर के 8 बाजारों में रश जो है वो बहुत ज्यादा होता था। कई दफा ताजरों को कहा गया एसओपीज का ख्याल करने के लिए, लेकिन नहीं किया गया। तो हमने इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए और खास तौर पर हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर जो है वो तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पर हमारे साथ एंकर पर्सन सिटी 41 बिलाल मौजूद हैं, उनको दावत दे रखी है और उनके साथ साथ हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं डॉक्टर गुलजरी। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा बिलाल की तरफ चलूं क्योंकि मौजूदा सूरत की बात की जाए तो उमर फारूक जो कि मशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से एक नोट तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसके अंदर फैसलाबाद के तमाम तरक्याती कामों के हवाले से लिखा गया और अब तक 2 साल के दौरान फैसलाबाद की क्या सूरत हाल रही और कितने तरक्याती काम किए गए, कितने पेंडिंग हैं और कितनी जगहों को तरक्याती कामों की जरूरत है। ये तमाम चीजें जो है उन्होंने कच्चा चिट्ठा उसका बना के पेश किया आला हुकाम को और बताया कि शहर फैसलाबाद को इस वक्त कंस्ट्रक्शन की कितनी जरूरत है। बिलाल, क्या कहेंगे इसके ऊपर? रिस्पांस कैसा रहा वजीर आला का, वजीर आजम का? हनान, क्योंकि अगर हम देखें तो बजट अभी आया था तो उसके बाद हम ये जिक्र कर रहे थे कि हमारे मेंबरान असेंबली जो हैं उन्होंने नाअहली की इंतहा कर दी। किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं मांगा। फैसलाबाद नजरअंदाज नहीं, बुरी तरह से पिटा है इस बजट के अंदर। लेकिन मलिक उमर फारूक की तरफ से एक काविश की गई जो कि मशीर वज़ीर पंजाब हैं, बिचकोट से एमपी हैं और इन्होंने ये आजाद हैसियत से जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी तो उन्हें कबीना के अंदर शामिल किया गया था। इन्होंने डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली से एक फाइल तैयार करवाई कि आपकी फैसलाबाद में तरजीहात क्या हैं। तो मुझे यकीनन तौर पे एक हैरानगी, पहले भी आपको पता है, आप खुद इनके चीज के जानते हैं कि मलिक उमर फारूक एडमिट कर लेते हैं जो गलती हो और सही जो उसके लिए कोशिश जरूर करते हैं। ये उनकी एक अच्छी चीज है जो कि मैं बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में
उनको अप्रिशिएट करता हूं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे फैसलाबाद के अंदर ऑलरेडी इनके अलावा भी 4 मिनिस्टर्स हैं, मुझे आज तक वो नजर नहीं आए बोलते कि वो कहां हैं। हाँ, अजमल चीमा साहब फिर भी कुछ ना कुछ रिस्पोंडेंट होते हैं, लेकिन चौधरी ज़हीरुद्दीन और हाफिज मुमताज वो तो कोई खामोश तमाशाई या गुमसुम ऐसी चीजें हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो फैसलाबाद है। ज़हीरुद्दीन तो फिर भी किसी मीटिंग में नजर आ जाते हैं, लेकिन हाफिज मुमताज जो है वो सफाई हस्ती से ही गायब है। वो और आप उनकी वजारत चेक करें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की 1.5 लाख तक फैसलाबाद में नंबर प्लेट्स और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इस वक्त नहीं हो सकी। नंबर प्लेट्स नहीं है, कागज नहीं है लोगों को, इस वक्त गाड़ी बेचना, मोटरसाइकिल बेचना अजाब बन चुका है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वुज़रा ऐसा है कि उनको बिठा के पूछा जाए ना कि जो वजारत आपके पास है इसके मुताबिक आपके इख्तियारात क्या हैं, तो उनको इख्तियारात का ही नहीं पता होगा। तो जिस शख्स को अपने इख्तियारात का नहीं पता वो किस तरह से काम करे। चौधरी साहब के पास क्योंकि चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब की बात करें तो वो एक सीजन पॉलिटिशियन है ही कुछ नहीं, और वो इस मामले में बड़े अकल व फहम और फरासत रखने वाले हैं। उन्हें पता है असेंबली में है ही कुछ नहीं, मैं क्या फैसलाबाद के लिए लेके आऊं, क्योंकि उनके पास बेसिकली जो वजारत है वो इस हद तक एक्टिव नहीं है जितनी हम हाफिज मुमताज की वजारत देते हैं जो सबसे एक्टिव है। ना तो अजमल चीमा साहब के पास है, और मलिक उमर फारूक काबीना के मेंबर है लेकिन एक मशीन है, लेकिन उनकी काविश को सराहना चाहिए। वो कल वज़ीर आला पंजाब के पास गए, उन्हें एक पूरी फाइल डीसी फैसलाबाद से तैयार करवा के दी, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि फैसलाबाद के कोई भी सिटी के एमपीए आवाज बुलंद नहीं कर सका, जिसमें लतीफ नजर है, जिसमें मून ख्याल कास्तरों हैं, जिसके अंदर इनके अपने दीगर जो मेंबरान असम्बली फैसलाबाद सूबाई असम्बली के वो बोले ही नहीं है। ये कश्मीर अंडरपास की फाइल 3 बार मलिक उमर फारूक बोल चुके हैं। उन्होंने ना सिर्फ डिजकोट की नुमाइंदगी की है, डिजकोट के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर एक बड़ा उन्होंने सेंटर उसके लिए हॉस्पिटल जिसे THQ कहते हैं वो मंजूर करवाया। उसके बाद रोड अपना समुद्री रोड वाला मंजूर करवा लिया डिजकोट तक, जो आगे बाईपास से आ गया। उसके बाद उन्होंने तीसरी चीज कल जो बात की, उन्होंने कहा कश्मीर अंडरपास बना दें, लोग बहुत तंग हैं, इस पर भी 53 करोड़ रुपया जो है वो पेंडिंग है, कोरोना को से वापस जा चुका था, आप इस पर काम करें। हमें बहुत लोगों की तरफ से नाराजगी का सामना है। अब मलिक उमर फारूक का इससे कंसर्न बनता नहीं, लेकिन उन्होंने फैसलाबाद की नुमाइंदगी का हक इसलिए अदा किया क्योंकि वो डिजकोट के रहने वाले हैं। कोई और मेंबर की तारीफ करते मानते हैं अब निगलेक्ट हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने फैसलाबाद को कोरोना के अंदर बिल्कुल निगलेक्ट किया, लेकिन हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमें उसका इनाम दे दें। यानी कि एक शख्स अगर ऐसे बोले तो मेरे ख्याल में ये बाकी मेंबरान असम्बली हम शामिल कर लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसे शेख खुर्रम शहजाद अच्छा बोले असम्बली के अंदर, जिन्होंने टफ टाइम नून लीग को दिया, गुज़िश्ता 2-3 दिन में काफी एक्टिव नजर आए, बोले। इससे पहले परसों फैजुल्लाह कमोका बोले, अली गोहर बलोच नून लीग की तरफ से बोले। मतलब मेंबरान असम्बली कौमी असम्बली के अंदर हमारे एक्टिवेट हुए, एकदम से बूस्ट आया, इनके अंदर के बोलने लगे हैं। क्योंकि फैजुल्लाह कमोका जहां पे असम्बली के अंदर बोले हैं तो बहुत सारे सिफारिशात उनको रखनी चाहिए, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन उनकी इमरान खान से होती है। तो मेरा ख्याल है अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन इमरान खान से इनकी है, या तो इनको बोलने नहीं दिया जाता, और अगर बोलने दिया जाता है इसके बावजूद भी अपने शहर के मसाइल उनके आगे नहीं रख पाते। ये वो शहर था जिसके अंदर वजारतों का अंबार लगा हुआ था नून लीग के दौर में, और अभी ये वही शहर है जहां के MP MNS की भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही। हनान, ये तो फवाद चौधरी ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि जो हमारे हालात है ना, उन्होंने कहा पहले जहांगीर तरीन ने निकलवाया असद उमर को, फिर असद उमर आए, जहांगीर तरीन निकलवा दिया। ये हमारी लड़ाई शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन और इनकी जब तक खत्म नहीं होगी, पार्टी को नुकसान इतना पहुंचेगा, 6 माह में हम खतरनाक हालात तक पहुंचेंगे। और एक दौर था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद के अंदर ये कहते थे कि बड़ी स्ट्रांग धड़ेबाजी है और ये है और वो है, लेकिन फैसलाबाद शहर के अंदर जब बात की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाती है, तो नून लीग से भी कई हाथ आगे गुजर। नून लीग के 2 धड़े थे, इनके तो 4-5 हैं, इनके 4-5 से भी 6 हो जाते हैं। हर MNA का अपना धड़ा बन जाता है, MPA का अपना बन जाता है। मतलब शकील शाहिद हैं और राजा रियाज MNA, मतलब मैं कह रहा हूं कोई मुझे एक MNA MPA बता दे जो कोलैबोरेशन में चल रहा हो, टोटल ऑपोजिट चल रहे हैं। अगर ये स्कीम्स मंजूर करवाते, बड़े मुतफिका तौर पर कुछ प्लान देते, मैंने पूरा पंजाब असेंबली का बजट देख लिया है, कोई एक प्लान बता दें जो फैसलाबाद के लिए बड़ा मिला हो। ये खुदा का वास्ता हमें ये मिला हुआ है 1 अरब और कुछ लाख का, जो करीबन 1.5 अरब का बन जाता है ये कश्मीर अंडरपास। यही बना दे, 2-2.5 साल अब तो हो गए हैं, लोग तंग आ चुके हैं इससे। जहनी कोफ्त का सामना जो लोगों को करना पड़ता है। हमारी केनाल एक्सप्रेस वे बंद पड़ी है, इस वक्त एक भी मजदूर नहीं है, एक भी मशीनरी लगी। क्यों? अब इसके साथ जो 52 करोड़ का हम उस दिन जिक्र कर रहे थे, रोड्स की रिपेयरमेंट का सिस्टम आया है। आप हनान सिर्फ ये देख लें कि रोड्स पे जाकर देखें पैच वर्क हो रहा है।
आप खुदा का वास्ता रिहेबिलिटाइजेशन लिखी हुई है, रिहेबिलिटाइजेशन का मतलब होता है वो पैच को निकालें, निकाल के उसे फिल करें। यार ये पैच को निकाले बिना ही वहां पे उसे भर देते हैं और जब गाड़ियां ऊपर से गुजरती हैं वो पैच का सूरत हाल हमारे साथ गुल जरी भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आखिर क्या वजह है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स दूसरे से सबकत ले जाना चाहता है और टांग खींचने का प्रोसेस यहां पे सदियों से चला आ रहा है। क्या सिस्टम है, इसको किस तरह से हमें इस चीज से निकला जा सकता है? जैसा कि आपने बात की कि पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे को टांग खींच रहा है एक दूसरे की और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा रहता है। ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जहां पे भी कंपटीशन होगा, सर्वाइवल ऑफ इंस्टिंक्ट जैसे हम बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे माजरत चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर किसी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं भी होता और वो किसी अच्छी जगह पे हो तो उससे लोग जलना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो वो क्यों जलते हैं, ना तो उनका कंपटीशन होता है और ना ही उनके जाने से या आने से उनको कोई फर्क पड़ता है। इसके बावजूद भी बात आती है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप चीजों को किस तरह से परसीव करें। आपके मुताबिक जो है उनके लिए वहां पे ना तो कोई फायदा है ना तो कोई नुकसान है, मतलब वो आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है जो पर्सन वहां पे आ रहा है या नहीं आ रहा है या वो कोई एक्शन ले रहा है, वो कुछ सोच के ले रहा है, वो शायद सिचुएशन को किसी और तरह से परसीव कर रहा है। तो जैसे मैंने बात की कि हमारे इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल की बात आ जाती है कि हर कोई जो है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए जैसे भी कोशिश करेगा, जिस तरह से भी चाहेगा कोशिश करेगा। तो जिस तरह से वो सिचुएशन को परसीव कर रहा है, हो सकता है उसको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे एक्शन करूंगा या इस तरह से किसी की टांग खींचूंगा तो मुझे इसका किसी ना किसी तरह फायदा हो सकता है, या इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, या अच्छा, आजकल इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल की जो आपने बात की, आजकल ये काफी ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो कोरोना वायरस को लेके हो या दीगर सूरत हाल को लेके हो। तो इसके अंदर लोग जो हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर लेते हैं, क्योंकि जब फिक्र किसी चीज की पड़ जाती है तो फिक्र इंसान को खा जाती है। तो इस फिक्र को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। पूरी दुनिया जो थी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो एक सिचुएशन आ गई है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हमारे हाथ में जो है वो चीज़ें नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, हमारी रूटीन, हमारा स्केड्यूल, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी स्टडीज़, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रेस कब राइज होता है? जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये मान लें कि ठीक है चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब एक सिचुएशन आ गई है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो जब हम ये सोचेंगे कि हमारे हाथ में जिन चीज़ों का कंट्रोल नहीं है हमें उन्हें जाने देना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ हो गई, हमारा स्ट्रेस लेवल हो गया, ये चीज़ें जो हैं हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर इस पे फोकस किया जाए तो हमारा स्ट्रेस जो ओवरऑल है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में एज अ साइकोलॉजिस्ट आप अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, परेशानी से दूर कैसे रखते हैं, पैनिक होने से दूर किस तरह से रखते हैं? जैसे हमने सबसे पहले बात की थी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की। जब भी कोई सिचुएशन चेंज होती है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये स्ट्रेस अगेन इसलिए क्रिएट होता है कि हमने अपने सर्वाइवल को जो है वो इंश्योर करना होता है। अब सर्वाइवल किस तरह से इंश्योर होगा? अगर आपकी सिचुएशन चेंज हुई है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना होगा। तो जैसे मैंने बात की कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ठीक है चीज़ चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई, अब हमने उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। और वो कैसे अडेप्ट करना है? हम उससे किसी की हेल्प ले सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया जो कि हमें हेल्प आउट कर सकता है कि हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से अडेप्ट करना है। तो हम भी जो है जैसे सिचुएशन कोई चेंज होती है, हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन ये चीज़ कंट्रोल है, हम इस तरह से एक्ट करके, बिहेव करके, अपने एक्शंस को चेंज करके या अपनी रूटीन को चेंज करके अडेप्ट कर सकते हैं, अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी बात की कि हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस जो है हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है, ये ट्रू है। जब सिचुएशन में हमने अडेप्ट कर लिया तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होना शुरू हो जाती है। अगेन अडेप्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसके लिए आपके पास हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं।
हेल्थ प्रोफेशनल्स में आपके डॉक्टर्स आ जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट आ जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, सारा आपका मेडिकल और दूसरा स्टाफ आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया है जिसमें हम डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वीडियोस देख के जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं और हेल्प सीख कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी गुफ्तगू को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं और गुलजरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू जारी और सारी थी। माहिर नफ्सियात जो हैं वो ये कहते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस हालात को हिम्मत और हौसले के साथ जो है इन हालात से निपटना है। बिलाल इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं चाहता हूं बिलाल आप बता सकें, क्योंकि इसको दूसरी कंट्रीज के साथ आप कंपेयर करना चाह रहे थे गालबन, तो मैं चाहता हूं। हनान क्यों ब्रेक से पहले हम थोड़ी सी जिक्र इसलिए करें, मैं ये बात करना चाह रहा था, अगर पूरी दुनिया के अंदर हम सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें ना, तो एक चीज सामने आ रही है कि पूरी दुनिया के अंदर डिस्टेंस खत्म किया जा रहा है। हमारे लोग सोशल मीडिया पे न्यूजीलैंड की एग्जांपल्स दे रहे हैं। एक खातून वजीर आजम, भाई 95,000 आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे जैसे जाहिल कुछ सेक्टर जो हमारा जाहिलों का भरा है, वो उनके पास नहीं है, ऐसी उनके पास नस्ल नहीं है जो समझ ही ना सके। जिसे गवर्नमेंट भी समझा थक गई है, मीडिया भी समझा के थक गया है, हर पब्लिक मेंबर समझा के थक गया है, लेकिन समझ नहीं रहे। अब जो न्यूजीलैंड की एग्जांपल लेते हैं वो तो आप साइड पे कर दें। अगर आप बरतानिया जैसे जहां हमारे 18 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद है, अगर लंदन की बात करें तो 9 लाख पाकिस्तानी वहां मौजूद है। अब ये डिस्टेंस था 3 मीटर, फिर 2 हो गया, अब 1 कर दिया गया। पाकिस्तान में डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है, वो कंट्रीज कम कर रही हैं। इवन 4 जुलाई को वो पब्स और अपने कैसीनोज भी खोलने जा रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक हम अपनी मार्केट से भी बंद करने जा रहे हैं, हम अपनी हाउसिंग सोसाइटी से भी बंद कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा उन्होंने जो क्वारंटाइन का सिलसिला अब शुरू किया है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 जुलाई तक खत्म कर देंगे मुकम्मल ही, जो आइसोलेशन का सिलसिला ही खत्म कर देना है। ये बरतानिया की अभी तक जो पॉलिसी उन्होंने अपनी स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी रखी है। इस पॉलिसी का मकसद क्या है? इस पॉलिसी का मकसद ये है कि अब लोग खुद जिम्मेदार होकर चलें, लोग खुद डिस्टेंस कर रहे हैं, केयरफुल हो रहे हैं, मास्क बेशक वो कम लगाते, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाते मुंह को। और हम लोग मतलब ये मेरा ये जैसे गुलजरीन बैठी हैं तो इनसे मेरा होगा क्वेश्चन भी, और ये होगा कि आखिरकार साइकोलॉजिस्ट की हमें बहुत जरूरत थी। हमारा ऑलरेडी मुल्क जिस सिचुएशन में था, हमारे टेंशन बहुत थी, हमारी चीजें बहुत मुश्किल से चल रही थी, लेकिन अब जिस हम पेंडेमिक से निकलने जाएंगे, निकलेंगे डेफिनेटली, पूरी दुनिया निकल के एक बहुत ही जिम्मेदार हो रही है, लेकिन हमारी पब्लिक उससे ज्यादा एक अजीब करीब, मतलब दुनिया की लाइफ चेंज हो गई है। हमारी चेंज होने की बजाय हम मजीद पीछे जा चुके हैं, आगे नहीं गए, हम पीछे बैकवर्ड जा चुके हैं। तो अब हमें कौन सी ऐसी स्टेप्स लेने होंगे खासतौर पर कि लोगों को डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, और कौन सी जुबान समझानी हो ताकि हम आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि लोगों को क्या इस वक्त समझाने की जरूरत है, और मौजूदा वक्त के हवाले से कौन से ऐसे काम है जो कि हमें करने चाहिए जिससे हम अपने साइकोलॉजिकली फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, मतलब अपनी बॉडी को काम रख सकें, पैनिक ना क्रिएट हो, टेंशन में ना आए, ये मौजूदा वक्त की जरूरत है। अच्छा, अभी जैसे आपने बात की, यहाँ पे जो सारी अवाम है वो उस तरह से पैनिक नहीं कर रही। पहले हमारे जब पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन का अनाउंस हुआ था और क्वारंटीन का अनाउंस हुआ था, तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे थे, हाथ धोने का, मास्क पहनने का। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, लॉकडाउन जो है वो इंक्रीज़ करता गया या बढ़ता गया, तो लोगों ने SOPs उस तरह से फॉलो करने छोड़ दिए, वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, अपनी केयर जो है वो उस तरह से नहीं कर रहे, प्रिवेंटेटिव मेजर्स जो हैं वो उन्होंने कम कर दिए। अब ऐसा क्यों हो गया? हेल्थ बिलीफ सिस्टम के थ्रू मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब 3-4 चीज़ें होती हैं, जब हम ये बिलीव करते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में इसके सिम्टम्स की मैनिफेस्टेशन है वो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हुई। लेकिन रिसर्च भी यही कहती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि जो सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब जिस तरह से बाहर के मुल्कों में लोगों में सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, उस तरह से पाकिस्तान में नहीं हुए, और शायद लोगों को लगता है कि हमें ये उस तरह से हो नहीं सकती। अच्छा, और इसमें ना कुछ जेनेटिक्स और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कोरोना वायरस की स्ट्रेन, ये 3 चीजों का अमल दखल होता है।
और जेनेटिक्स हर बंदे की चेंज होती है, हर बंदे के जीन्स और डीएनए जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये पर्सन टू पर्सन इसलिए वेरी करता है कि कोरोना वायरस जाके आपके डीएनए के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट करता है और क्या सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर शो करता है। किसी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, किसी के अंदर वीक होती है, किसी में सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं और किसी में होते ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो शायद लोगों के दिमाग में ये कि हमें ये उस तरह से नहीं होगा या ये हमें नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एसओपीज फॉलो करना छोड़ दिए या उस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना छोड़ दिया। दूसरा ये होता है कि अगर कोई हमारे यहाँ फॉलो कर रहा होता है, मास्क लगा रहा है, बार बार हाथ धो रहा है, सैनिटाइजर यूज़ कर रहा है, तो उधर से फैमिली का मेंबर ही कोई आ जाता है या फ्रेंड से कोई बात हो रही होती है तो वो उनको कहते हैं अब तो गवर्नमेंट ने पार्शियल लॉकडाउन कर दिया है, चीज़ें ओपन हो रही तो तुम ये क्यों कर रहे हो, छोड़ो अब ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो वो भी हमारे माइंड को चेंज कर देती है जब कोई दूसरा हमें सजेस्ट करता है इस तरह से चीज़ें। फिर तीसरा, इनको हम कहते हैं प्रिवेंटेटिव बैरियर्स, जो प्रिवेंशन करने में हमें बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, हमें अपने ही लोगों की वजह से बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। वो हमारे माइंड में जब ऐसी चीज़ें डालते हैं तो हम उनको मना नहीं कर पा रहे होते कि वो जब कहते हैं कि अब तो मार्केट्स खुल गई हैं, चलो आओ शॉपिंग करने चलते हैं, खैर है ये उस तरह से ये लैक ऑफ नॉलेज भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। लैक ऑफ नॉलेज भी और सोशल कन्फॉर्मिटी भी आ जाती है कि हम अपना ये फर्ज समझते हैं कि अगर हमें किसी ने कोई बात कर दी है तो हमने उसको मानना ही मानना है या हमने ओबीडियंस शो करनी ही करनी है, हम दूसरी बातों पे शो नहीं करते। यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर एक चीज ये भी बड़ी पाई जाती है, वो ये कि सलाम जब नहीं लिया जाता, हाथ नहीं मिलाया जाता या गले नहीं मिला जाता तो यूं महसूस करते हैं अगला बंदा हेजिटेट फील कर रहा है आपसे मिलने के लिए और उस तरह से रिलेशन आपका नहीं है जैसा पहले था। मतलब एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। इस कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स बड़ी देर तक रहेंगे, बहुत देर तक रहेंगे, अभी भी इसके चल रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अभी पीक पे जा रहे हैं केसेस, बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रही हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, इवन सलाम लेने की वजह से अभी आपने बात की, क्योंकि हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हम जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेल जोल को, तो कोई अगर आपसे हाथ मिला के सलाम नहीं ले रहा, गले नहीं मिल रहा, तो हम उसको इवन स्टिल इन दिस कंडीशन जो है हम उसको रूड कंसिडर कर रहे हैं और उसकी वजह से अगले पर्सन को गिल्ट में डालते हैं और वो गिल्ट की वजह से फिर उस तरह से एक्ट करता है जो उसके हेल्थ को जो है वो जेपरडाइज करता है। तो अब लोगों को किस तरह से समझाया जा सके कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। मीडिया भी उनको गाइड कर रहा है हर तरह से, गवर्नमेंट भी जो है उनको गाइड कर रही है, हेल्थ प्रोफेशनल्स उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप जो है अपना भी ख्याल रखें और उसके साथ साथ दूसरों का भी। तो अब चूंकि पार्शियल लॉकडाउन हो गया है, चीज़ें जो हैं वो दोबारा से ओपन हो रही हैं। अच्छा, खुशी जो होती है, जो हैप्पीनेस होती है, ये आपके नफ्सियात पे क्या असरअंदाज, तो किस तरह से असरअंदाज होती है, किस तरह से असर डालती है? अगर कोई शख्स स्माइल करके किसी की तरफ देखता है जैसे आप देख रही हैं अभी, तो उससे अगले की सेहत पे किस तरह का असर पड़ता है और कौन से मूड बर्ड्स हैं जो कि डेवलप होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है? स्माइल या जो हैप्पीनेस है वो हमारे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ पे भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब कोई परेशानी आती है, हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट होता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, जब वो रिलीज होता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है उनको डिप्लीट करता है, उनको डिक्रीज करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो उसकी वजह से हमारी अपॉप्टोसिस उनकी कर देता है, उनको हाँ जी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। उसकी वजह से हमारी फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉली मूड में होते हैं, तो हमारे ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जैसे एंडोर्फिन हो गया और बहुत सारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रिलीज होते हैं जिनको हम हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो हमारी डोपामिन भी रिलीज होता है, एग्जैक्टली डोपामिन भी फील करवाता है, एग्जैक्टली डाइजेशन इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। जब आप मेंटली जो है हेल्दी होते हैं, मेंटली हैप्पी होते हैं, तो जब आपके फिजिकल कह लें सिस्टम को भी जो है वो कर देता है। हाँ, और मूड चेंज हो जाए तो इंसान बीमार भी हो तो बेहतर फील करता है। आप क्या समझती हैं कि खास तौर पे मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर हम अपने दिमाग को बेवकूफ कैसे बनाएं, खुश किस तरह से रहें? अगर कोई शख्स खुश नहीं है, जैसे आपके पास बहुत सारे फैसलाबाद के अंदर केसेस आते होंगे, उनकी काउंसलिंग करते होंगे, वो परेशान हैं, आपको आके बताते होंगे कि हम डिप्रेस हैं और डिप्रेस इन वजूहात की बिना पे, तो आप किस तरह से उनको हैप्पी फील करवाती हैं और किस तरह से उनके माइंड को चेंज करती हैं?
जब हमारे पास केसेस आते हैं इस तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा आजकल फ़िक्र है, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो हम उनको जो है ह्यूमरस कंटेंट की तरफ लेके जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप मीडिया मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर हर वक्त कंटेंट जो है वो ऐसा सीरियस कंटेंट मत देखें। आप ह्यूमरस कंटेंट भी देखें जिसमें कॉमेडी आ जाती है, मूवीज़ आ जाती हैं, ड्रामाज आ जाते हैं, स्किट्स आ जाते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में अगेन हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास लाफ्टर थेरेपी अवेलेबल है जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आपको डिफरेंट वे से हंसना सिखाते हैं। अब वो होती तो एक एक्टिविटी है, लेकिन उस दौरानिया में जब आप वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं आपकी बॉडी इतना रिलैक्स फील करती है, आपके अगेन ब्रेन में हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके वो आपके स्ट्रेस को एलिवेट करती है और आपके मूड को जो है वो इन्हांस करती है। तो लाफ्टर थेरेपी हम सजेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम ह्यूमरस कंटेंट सजेस्ट करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग कहा है, सोशल डिस्कनेक्टिंग नहीं कहा। तो स्ट्रेस की एक वजह ये भी होती है कि हम क्योंकि आजकल आइसोलेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ मेलजोल जो है वो कम किया हुआ है, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे, फैमिली मेम्बर्स के साथ उस तरह से हम मेलजोल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से कट ऑफ होकर रह जाएं। आप उनके साथ फेस टाइम करें, व्हाट्सएप चैट्स करें, जूम मीटिंग्स करें, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास वेज हैं, आप उनके साथ बातचीत करें। जब आप उनके साथ इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे अगेन आपका मूड जो है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट होगा, आपकी सैडनेस, आपकी वरीनेस में जो है वो रिडक्शन होगी और आपकी हेल्थ जो है मेंटली एज वेल एज फिजिकली वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। बिलाल क्या कहेंगे, डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही है? आप गुलजरीन और आप एक डिस्कस कर रहे थे चीज कि हम लोग सोशल डिस्कनेक्टिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं वैसे मुझे एकदम ना हंसी आई, कहका लगने लगा था, रुक गया कि जब सब कुछ खुला था तो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना चाहते थे। जब लॉकडाउन है तो हम मोबाइल नहीं, हम लाइव मिलना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ना, मतलब जब इंसान को काम से कहा जाता है छुट्टी करने के लिए तो वो यूं महसूस करता है कि यार मैं जाऊं, मेरा दिल नहीं लग रहा। तो जब काम पे रहने के लिए कहा जाता है तब काम पे दिल नहीं लगता। यानी इंसान किसी एक चीज से ज्यादा देर खुश नहीं रह पाता। हम किसी से क्या, हम अपने आप से खुश नहीं रह सकते। हम आप ये देख लें यूनिवर्सिटीज बंद है, स्कूल बंद है, अब जान निकलिए स्टूडेंट किसी तरह आप यूनिवर्सिटी खोल दें, फिर कभी बंद ना कीजिएगा, हमें यूनिवर्सिटी जा लेने दें। लेकिन प्रिकॉशंस भैया आप यकीन कर लें कि आप अभी देख लें जो लोग कह रहे हैं बाहर रश है, एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग हैं जिनका कारोबार है, जिनका रोजगार नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारे वो रश और वो चीजें नजर नहीं आ रही, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जैसे कि बात कर रही थी कि हमें खासतौर पे पैनिक वाला जो सिचुएशन है ना, वैसे अब देखें अगर हम सिर्फ हमारे लोगों के पास, मैं ये अनपढ़ की बात नहीं कर रहा, अपने पढ़े लिखे सेक्टर की, यार हम आप सिर्फ ये बता दें आपका सोशल मीडिया व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ये कौन कौन यूज करें, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उसे सूझबूझ होगी, वही मेमिस बना रहा है या इसके अलावा जो वायरल कंटेंट बना रहा है, ट्यूटोरियल बना के दे रहा है, वही लोग है ना। वो लोग गलत चीजें शेयर कर रहे हैं। मेरे एक प्रोग्राम के अंदर एक दो लोग मैंने ऐसे ले लिए जिन्होंने ऑडियो वायरल की थी कि यार वो फलां हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने टीका लगा के जहर का मार रहे हैं। मैंने शाहजेब मेरे प्रोड्यूसर ने उन्हें कॉल की और ये पूछा सर आपने देखा? कहता नहीं मैंने सुना है। किससे सुना है जी? उससे सुना है। उसने देखा नहीं, उसने भी सुना है। तो फिर आप ऑडियो के अंदर ये क्यों कह रहे हो जी? मैं खुद इसका गवाह हूं। जब हमने उन्हें कॉल की और फिर मैंने ऑडियो चलाई, मुझे बाद में कॉल आई 2-3 बंदों की, यार बस करें वो और कॉल ना चलाएं। वो बंदा कह रहा है मेरी इतनी का बेइज्जती हो गई है कि लोगों ने, मैंने उसका स्पेशल नंबर लिखा ली ताकि लोग उसे कॉल करके पूछें कि क्या तुमने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है, और वो बंदा खुद प्लाज्मा डोनेशन का काम कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलानी चाहिए अवाम के अंदर। इससे पैनिक मजीद क्रिएट होता है और लोग जो हैं वो ज्यादातर पैनिक क्रिएट होने की वजह से इम्यूनिटी वीक कर बैठते हैं अपनी। तो नाज़रीन गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ बिलाल और गुलजरीन मौजूद थी और मौजूदा सूरत के हवाले से डिस्कशन जो है वो की जा रही थी। पैनिक ना क्रिएट किया जाए और अपने आप को खुश रखा जाए ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, और वीक इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं वो कोरोना वायरस समेत दीगर बीमारियों से नहीं लड़ पाते। इसलिए आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ साथ आप डाइट भी अपनी बेहतर करें, जंक फूड से परहेज करें और कोशिश करें कि जो चीज़ भी बनाएं वो घर पे बना के खाएं ताकि आप
एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकें। तो बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ताजरों के ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। बिलाल, क्या कहेंगे, ताजरों के जितनी भी तंजीमों के सरबराहान हैं उनकी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ मीटिंग हुई थी और ये कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में फैसलाबाद शहर को खोल दिया जाएगा ताजरों के लिए, लेकिन ये सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई, अभी तक नहीं इजाजत दी गई इंतजामिया की जानिब। पिछले जुमेरात को ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और आज जुमेरात ही है, 1 वीक हो गए, यानी कि 7 दिन हो गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कमिश्नर साहब अपना भरम रखने की कोशिश कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई एक सिंगल मार्केट बंद नहीं है। मार रोड बंद नहीं है, लिबर्टी बंद नहीं है, MM आलम बंद नहीं है। वाहिद फैसलाबाद के 8 बाजार और जो बाकी बाजार हैं जिसमें झाल और चीजें जलवी मार्केट है वो बंद क्यों है? लेकिन बिलाल, हमें यहाँ पे कमिश्नर फैसलाबाद को गलत भी नहीं कहना चाहिए। नहीं, गलत नहीं कह रहे हम। इतना रश था और रश की वजह से ही कोरोना वायरस के केसेस की तादाद एक रैपिड ग्रोथ के अंदर बढ़ी और रोकना मेरा ख्याल उसे जरूरी था, क्योंकि वो वक्त फिर दूर नहीं था कि लाशों को संभालते हुए। अनान, मेरा क्वेश्चन ये होगा, आपने ईडन गार्डन, अल नजफ कॉलोनी, अब्दुल्ला गार्डन, मुस्लिम टाउन BN1 को बंद किया? कहां बंद किया? मैं परसों खुद ईडन गार्डन में एक दोस्त के पास गया था किसी काम के लिए। 1% भी, आप ये यकीन कर सकते हैं, 1% भी कोई पुलिस वाला, जब मुझे किसी ने नहीं पूछा इवन कि मेरी गाड़ी के ऊपर सोसाइटी का स्टिकर नहीं था, किसी को वो मरहलावार इन्होंने बंद करना था और वो फेज शायद अभी आया नहीं। वो लिस्ट के अंदर शामिल था, नोटिफिकेशन के अंदर शामिल, जो नोटिफिकेशन हमने उस दिन शेयर किया है। अल नजफ कॉलोनी उसके अंदर है, मुस्लिम टाउन B और 1 उसके अंदर है, अब्दुल्ला गार्डन उसके अंदर है, ईडन गार्डन उसके अंदर शामिल है, रजाबाद भी उसके अंदर शामिल है, रजा गार्डन, रजा टाउन शामिल है। काफी ज्यादा इलाके थे, लेकिन जब ACCT से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मरहलावार इसको बंद किया जाएगा। पहले जैसे कचहरी बाजार को अकेले को बंद किया गया था, उसके बाद 8 बाजारों की तरफ जाएगा, लेकिन तो हो सकता है कि सिचुएशन कुछ कंट्रोल्ड हो, दैट्स व्हाई। लेकिन हनान, क्वेश्चन ये है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बाजार बंद नहीं किए गए, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नाअहली है या कुछ और चीज है? क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक स्केच बताता हूं, क्या हमारा कोतवाली रोड जब बंद है, जब रश नहीं है, हम कोतवाली रोड को कॉर्डन ऑफ करके बैंक वाले साइड पे मोटरसाइकिलों की पार्किंग नहीं बना सकते? आप यकीन करें, मैं एक फॉर्मूला देता हूं, अगर गवर्नमेंट को पसंद है, आप सारे बाजार बंद करते हैं, 2 एंट्रियां रख लें, एक झंग बाजार वाली आपकी एंट्री ऑलरेडी ओपन है, एक अमीनपुर बाजार वाली साइड से या कचहरी बाजार वाली साइड से एंट्री, मैं कह रहा हूं पैदल, फिर दोबारा 12 रिपीट करूंगा, एंट्री पैदल कर लें। आपके फैसलाबाद में कितने चिंची हैं? आपको अच्छे चिंची 3-3 बाजारों में अंदर खड़े कर दें, 10 रुपए उनकी पर्ची लगा दें, वो घंटा करता लोगों को ड्रॉप करें, जिन लोगों ने को बहुत जरूरी है। आपके 50% लोग जो गैर जरूरी वहां बाजार में आते हैं वो आना छोड़ देंगे। ये किसने करना है? ये मैंने करना है, आपने नहीं करना, ये इंतजामिया ने करना है। आप पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? आप अगर हाउसिंग सोसाइटीज को बंद नहीं कर पाए तो ये आपके पास यकीनन तौर पे चीजों की कमी है, आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको बजट वो नहीं दिया गया, तो फिर आप उस बजट के अंदर इंप्रेशन में आते हुए, मेरा क्वेश्चन था DC फैसलाबाद से, कॉलोनीज का तो क्लस्टर सैंपलिंग करके आप अंदाजा लगा लेंगे जी, ईडन गार्डन, जब अब्दुल्ला गार्डन में इतने सैंपल कम हो गए, अब इन्हें ओपन कर दें, इनके क्या ताले चेक करेंगे? तालों को टेस्ट करेंगे कि कितने दुकानों के अंदर वायरस फैल रहा है, अब ये दुकान खोल देनी बंद कर देंगे? तो ऑब्वियसली आप उनको तो उनकी क्लस्टर सैंपलिंग भी आपने नहीं की, इनका भी कुछ नहीं किया, तो फिर कर क्या रहे हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये मशवरा दें कि बाजार बंद ना करें, इसकी SOPs हो। आपने अंडरटेकिंग फॉर्म्स ले रहे हैं कि अगर मास्क और वो नहीं होगा तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, तो क्या ऐसे मास्क और सैनिटाइजर का आप यकीन दहानी करवा लेंगे? दुकानदार तो पहले रख के बैठे थे। जितने भी ताजर हैं उन्होंने तमाम बाजारों के ताजरों के से अलग अलग उनके जो सदर थे उनके पैड्स के ऊपर अंडरटेकिंग फॉर्म ऑथ लिया है कि आप SOPs की पूरी जो है वो निगहदाश्त करेंगे और खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। SOPs के तहत बाजारों को खोला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं उनके पास पड़े हैं, लेकिन अब लेके जाते हैं फिर भी। 8 बाजार है, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, रेलवे स्टेशन का जो गोदाम है उसकी पार्किंग पड़ी है, गाड़ियां सारी उधर लगवाएं, उधर से जिसने एंट्री करवानी आप 4-5 अच्छे रिक्शे या कोई ऐसी चीज एलोकेट कर दें जो सिर्फ मैं इसलिए रिक्शों का मशवरा दे रहा हूं क्योंकि 10 रुपए लेगा वो घंटा का चौक तक, उस चौक से घंटा का चौक तक 10 रुपए में ड्रॉप कर देगा। दूसरी तरफ चलते हैं अमीनपुर बाजार के, आप सारे आउटसाइड पे कोतवाली रोड पे बाइक्स लगवा दें, आपका मसला ही खत्म हो जाना है। लेकिन आपने उन ताजरों का बेड़ा गर्क किया है। आप ये देखेंगे तजारती मराकज हैं, यहां से लोग बल्क में चीजें लेके जाते हैं, यहां छोटी शॉपिंग बहुत कम है, आपकी मेडिसिन टोटल बंद है, आपके कपड़े बंद हैं, आपकी जूतियों की बंद है, और सबसे बड़ा आपकी एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी बंद है। 2 दिन
मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप जिस मर्जी पूछ लें बिजनेसमैन से, अगर 2 दिन सूतर मंडी और बंद रही, आपका ताना बाना खत्म हो जाना है, आपकी लूमें बंद होनी है, आपका मजदूर फिर सड़कों पे आ जाना है, उस मजदूर को किसने रोटी देनी है? और ये डिस्टर्ब हो गया है, कपड़ा बन के इसका पूरा प्रोसीजर है, दोबारा आके वहीं बिकना है। जब ये प्रोसीजर बंद हो गया कैसे चलेगा? प्रोसीजर के तहत आपने जो है जितनी भी लूम सेक्टर है उनसे आपका ताना बाना के साथ कपड़ा बनता है, वो फिर कारखाना बाजार में जाता है, वहां पे सूतर मंडी के अंदर सेल होता है, सेल होने के बाद देन वो जाता है डाइंग पे वहां से प्रिंटिंग होने के बाद फिर वो कपड़ा जो है वो वापस आएगा, वापस बाजारों में आने के बाद वो कपड़ा भी होलसेल में बिकेगा, देन उसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पे जाएगा और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पे जाने के बाद उसको तैयार करके पैकिंग के लिए आएगा। पैकिंग के लिए जब आएगा उसको पैक करने के बाद सूट्स को होलसेल में बेचा जाएगा और होलसेल में बेचने के बाद वो रिटेल्स की शॉप पे जाएगा और रिटेल में बिकना शुरू होगा। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ इसमें से एक चीज कट कर दी जाए, चाहे वो कारखाना बाजार हो, आपका लूम सेक्टर हो या फिर कोई डैंक प्रोसेस हो, कोई एक सेक्टर भी अगर रुक जाता है, उस सेक्टर के रुकने की वजह से जो चेन रिएक्शन शुरू होता है उसको रोकना फिर नामुमकिन हो जाता है और तमाम सेक्टर इसकी जद में आ जाते हैं। हाँ अनन, हम पहले दिन से इनके साथ हैं, हर वक्त इनके साथ मौजूद हैं और एक एक लम्हा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को सपोर्ट किया, लेकिन जो गलत चीज है उसे गलत कहना होगा कि हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप सिर्फ मुझे इतना जवाब दें कि हमारी मौशत ये सहारा ले सकती है जितना बड़ा हम धचका देने जा रहे हैं। -27% पे, -27% पे हमारी तजारती खसारा जा चुका है, हमारी एक्सपोर्ट -6 पे है, हमारा जो इंपोर्ट है वो -20 से अबव है। तो हम किधर जा रहे हैं? हमने सोचना होगा, जल्द फैसले लेने होंगे, बहुत लेट नहीं करना और ये एक दो दिन में आगे ना करें, क्योंकि अगर लेट फैसले करेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत हार्श झेलने पड़ेंगे। तो गुलजरी, आप क्या कहती हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर कभी कहा जाता है गवर्नमेंट ठीक कर रही है, कभी कहा जा रहा है गलत कर रही है, अवाम जाए तो जाए किधर? अवाम ने किधर जाना है? अभी तो WHO जो है उनके भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेटमेंट्स वो चेंज होते जाते हैं। पहले था कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और इस तरह से, फिर उनकी स्टेटमेंट आई कि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो शायद जो है उस तरह से वो पहले तो था कि वो भी कैरियर्स होते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं इवन दो कि वो सिम्टम्स जो हैं उनमें उस तरह से मैनिफेस्ट ना हो। फिर उनकी स्टेटमेंट आई कि नहीं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो कैरियर्स नहीं होते। वो भी वापस ले स्टेटमेंट अब। हाँ जी, वो भी वापस हो गई। ये जो ऐसा सिचुएशन इस वक्त हुई है, ये जो वायरस है ये अभी बेबी है, इस पे स्टडीज या रिसर्च इस तरह से नहीं हुई, लोगों को नहीं पता, मेडिकल एक्सपर्ट्स को, WHO को, गवर्नमेंट को नहीं पता कि इसके साथ हमने किस तरह से अभी डील करना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे उनको फील लगता है एट द टाइम, वो उस तरह से डिसीजंस लेते हैं, वो उस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले रहे हैं। इसके सिम्टम्स जो आते हैं, पेशेंट अगर कोई कोरोना वायरस से मुतासिर होता है उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उसको ट्रीट भी सिम्टोमेटिकली किया जाता है। एग्जैक्टली। एक इसमें कल एक बड़ी अच्छी खबर आई है जो कि खुशाइंद खबर है कि चाइना की जो वैक्सीनेशन है ना वो फाइनल प्रोसेस में चल गई है। दुबई के अंदर उसे फाइनल टेस्ट किया जाने लगा, वो प्रॉपर वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी है, वो सब क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, बस अब फाइनल टेस्टिंग जो है वो करने की खबरें तो बहुत सारे मुल्कों से आ रही है, लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं इस चीज को समझता हूं इस तरह से कि इसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और जानदारों पे ट्रायल्स होने के बाद जब तक ये WHO से अप्रूव नहीं होती इसको मार्केट के अंदर नहीं लाया जा सकता। परमिशन मिल गई और अकेला चाइना नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, हमारे इवन पाकिस्तान के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर्मूला इसको मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ड्रग्स उसके लिए बनाने के लिए, जो उसके लिए खास तौर पे वैक्सीन तैयार करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है 6 माह से साल तक का। उस प्रोसेस के अंदर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस भी कंट्री की तरफ से बनाई जाए इसे जल्द अज जल्द तैयार कर। चाइना का आउटपुट देखें ना बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है, वो एक और स्टेप पे चल रहा है। जैसे उसने पेंडेमिक को रोका था, पूरी दुनिया ने इसे फैलाया खुद है और रोक नहीं सके, लेकिन चाइना का अगर हम कैटेगोरिकली जायजा लें तो बहुत ही पॉजिटिव आउटपुट था। उसने फिर पूरी दुनिया को हेल्प आउट भी किया, इसके अंदर अपने डॉक्टर्स भेजे, मेडिकल टीम भेजी। अब जिस तरह वो जा रहा, आई थिंक सो गुड न्यूज अगर वो कह रहे हैं तो उनकी तरफ से जल्दी आ भी जाएगी, क्योंकि उनका एक जो स्टेप है, फॉरवर्ड स्टेप है, वो बड़ा तेज है और बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वो सबसे पहले इससे निकले हैं। उन्होंने उसके ऊपर सच भी है, वो आपने जो बात की है कि इसके सिम्टम्स की, वो यकीन तौर पर कल एक डॉक्टर साहब के पास, माहिर के पास में बैठा था, ये उन्होंने जिक्र किया, ये बहुत ही खतरनाक है कि हर 10 दिन पर सिम्टम चेंज हो रहे हैं और ये लिटरली बहुत ही अलार्मिंग है कि हर 10 दिन बाद खतरनाक है। ये वायरस भी बड़ा डाइवर्स है और अपनी डाइवर्सिटी को चेंज करता रहता है। दैट्स वाई
कि इसके सिम्टम्स जेनेटिकली बेसिस के ऊपर चेंज होते रहते हैं। अगर अमेरिका के लोगों के अंदर किसी और तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के, एशिया के लोगों के अंदर और तरह के आ रहे हैं। तो बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए। गुलजरिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुफीद इंफॉर्मेशन से हमारे जो नाज़रीन ने उन्हें मुस्तफीद किया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत को चार चांद लगें तो उसके लिए बेहतर है कि आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। तो मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब की जानिब से बनाया गया, जबकि ड्रेसिंग जो है वो लिबास वालों की जानिब से की गई है। और अगर आप लिबास से परचेजिंग करना चाहते हैं तो सूसा रोड फैजान मदीना चौक में जाएं, इनकी आउटलेट वहाँ पे मौजूद है और मनपसंद कपड़े खरीद के अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। नाज़रीन, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और किचन के अंदर अब हम चलेंगे, देखेंगे कि शेफ सलमान आज क्या बनाने जा रहे हैं। शेफ सलमान से मुलाकात करेंगे और देखते हैं आज की डिश के अंदर हमें वो क्या खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ सलमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बनाने जा रहे हैं शेफ सलमान आज हम? आज हम बनाएंगे चरसी कढ़ाई, जो कि पेशावरी कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। अच्छा, ये कढ़ाई बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे बहुत फेमस है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि नाम की वजह से, अपने की वजह से, इसके अंदर क्या रेसिपी है वो तो आज शेफ सलमान से जानेंगे, लेकिन नाम की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे ये पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जाते हैं जब तो ये पेशावरी कढ़ाई, जिसे चरसी कढ़ाई भी कहा जाता है, खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर अगर आपने चरसी कढ़ाई तैयार करनी है तो किस तरह से की जा सकती है। रेसिपी जानेंगे शेफ सलमान से। जी बिल्कुल, अब आप पेशावरी कढ़ाई, चरसी कढ़ाई अपने घर में इजीली बना सकते हैं। ये इस वजह से मशहूर है क्योंकि इसका मेथड, इसके स्पाइसेस टोटली चेंज है। ये दूसरी कढ़ाइयों की तरह नहीं है। इसमें जस्ट 2 स्पाइसेस ऐड होते हैं, साल्ट और ब्लैक पेपर, अनाफ। इसके अलावा कोई इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड होता। अच्छा, क्योंकि मोस्टली जो पेशावर के लोग हैं शायद स्पाइसेस कम खाते हैं, इस वजह से दैट्स व्हाई इस कढ़ाई के अंदर स्पाइसेस कम इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, वो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मेथड है, आपने चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। एक कढ़ाई में, अच्छा मैं बता दूं, अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो 700 ग्राम इसमें टमाटर ऐड होंगे। यानी ये टमाटरों के सर पे फिर तो बड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, मेथड इसका बता देता हूँ। आपने 200 ग्राम ऑयल ले लेना है, उसमें 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है ऑयल में। उसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने उसको चिकन को उसमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जो आपके टमाटो है, आपने उसको कट करके वैसे ही ऊपर रख देना और स्टीम पे लगा देना है। जैसे ही वो आप देख लें स्टीम आपके बन गई है, उसके अंदर गल गया, चिकन भी गल गया और टमाटर भी गल गया, आपने उसके जो टमाटर के छिलके हैं वो उतार देने हैं। वो उतारने के बाद आपने उसको हल्का सा मैश कर लेना। मैश करने के बाद आपने 2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट रखना है, जो पानी के साथ आपने ऐड कर देना। फिर आप उसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर। उसके बाद आप इसकी गार्निश करके आपकी रेसिपी ये कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। अच्छा, इसमें यूं फील हो रहा है आपकी रेसिपी बताने से कि जो टमाटो है उसकी पेस्ट बनाई जाएगी, उसकी ग्रेवी, खास तौर पे उसकी ग्रेवी के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। जी, इसकी बेस ही टमाटरों की ग्रेवी है। स्पाइसेस इसमें, जैसा कि मैं आपको बताया, स्पाइसेस इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही ऐड होना है। आप ग्रीन चिली ऐड होगी। ग्रीन चिली आपने कट कर लेनी है, सेंटर से कट करके आपने वो वैसे उसके अंदर रख देनी है। अच्छा, ये चिकन अच्छे से वॉश कर लेना और इसके लिए वो कोई किरदार होता है कि बोटी का साइज क्या रखना है? जी, इसकी आपने वो चिकन लेते हैं तो छोटी बोटी करवानी है। आप उसको कह दें कढ़ाई वाली हमें बोटी चाहिए। छोटी बोटी का ये है कि वो गल अच्छे से जाती है और जल्दी बन जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज टमाटरों की तादाद भी शेफ सलमान की प्लेट में ज्यादा है। उसकी शायद वजह यही है कि आज को जो ग्रेवी तैयार की जाएगी वो टमाटरों के अंदर तैयार की जाएगी। अच्छा शेफ सलमान, इसे बनाएंगे किसमें हम? हबीब कुकिंग ऑयल में या फिर हबीब बनास्पति में? आप इसे हबीब कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, हबीब बनास्पति में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आज हम किस में बनाएं? हम कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। आज हम हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर जी रेसिपी को तैयार करेंगे। खास तौर पर हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद हैं।
और फ्लो कैटलिस्ट भी मौजूद है। ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए खास तौर पे हबीब कुकिंग ऑयल तैयार किया गया है ताकि उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सके। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को तेज करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपके जो बोन स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करता है, और इसके साथ साथ विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और बालों के लिए बेहतरीन विटामिन है। तो इसके साथ साथ हबीब बनास्पति भी हमारे साथ मौजूद है। जो हबीब बनास्पति की खास तौर पे बात की जाए तो बहुत सारी हंडियां हम हबीब बनास्पति के अंदर भी बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को घी के अंदर खाना खाना ज्यादा पसंद होता है, हंडिया बनाना ज्यादा पसंद होता है। तो जब आप बाजार में जाएं तो सबसे पहले अगर किसी चीज का इंतखाब करते हैं तो वो हबीब बनास्पति का करें। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि आम मार्केट के अंदर मिलने वाला बनास्पति घी के अंदर 20% ट्रांस फैट होता है। अब 20% ट्रांस फैट का मतलब यह है कि आप अपनी सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस खिलवाड़ को रोकने के लिए आप हबीब बनास्पति को चूज करें। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट है, और अगर किसी बनास्पति घी के अंदर 20% से ज्यादा ट्रांस फैट मौजूद है, विच मीन कि आपकी बॉडी के अंदर नालियों के अंदर खून की गर्दिश को कम करने के लिए फैट जमा देगा, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के भी मरीज बन सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हबीब बनास्पति का इंतखाब करें। इसके अलावा इसके अंदर डबल रिफाइन तरीके से इसे तैयार किया गया, और विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है, और इसके साथ साथ विटामिन ई भी मौजूद है। क्योंकि हबीब बनास्पति है बेधड़क जीने वालों के लिए, और अगर आपको अपनी हार्ट की हेल्थ का ख्याल रखना है तो हबीब कुकिंग ऑयल का इंतखाब करें, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो मैं शेफ सलमान की तरफ दोबारा जाना चाहूंगा। शेफ सलमान, क्या कहेंगे आप कि अब इसे स्टार्ट किस तरह से किया जाएगा? पहले बॉयल किया जाएगा, पेस्ट तैयार की जाएगी, या फिर ग्रेवी तैयार की जाएगी? इसका प्रोसेस भी बता दें। सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ, कढ़ाई ले लेनी है आपने, उसमें आपने ऑयल डाल लेना। ऑयल में आपने साल्ट डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लेना। फिर आपने अपने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा होगा, आपने उसको ऑयल को निकाल लेना है। जस्ट आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल रखना है कढ़ाई में। उसके बाद आपने टमाटर कट करके वैसे ही ऊपर रखते स्टीम पे लगा देना है। जैसे आपका चिकन और वो टमाटो स्टीम में आ जाए, आपने उसको उठा के जो टमाटर के छिलके हैं वो उतार लेने हैं। अच्छा, यूं महसूस हो रहा है कि जब इनको स्टीम किया जाएगा तो एक किस्म की, जैसे दीगर रेसिपीज के अंदर चिकन को पहले मैरिनेट किया जाता था, तो इसे स्टीम के अंदर मैरिनेशन की जाएगी ताकि टमाटोज जो हैं उनकी खुशबू, उनका अरोमा इसमें रच बस जाए। जी, ये बिल्कुल टमाटर की बेस पे ही सारी कढ़ाई रेडी होगी। अच्छा, स्टीम के बाद आपने उसको टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना। आप आसानी से 1-2 बार करेंगे तो वो आपके टमाटो सारे मैश हो जाएंगे। मैश होने के बाद आपने ब्लैक पेपर ऐड करना है, और 2 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर जिसमें पानी डाल के आपने ऐड कर लेना है। थोड़ी देर आपने बुनाई करनी है, बाद में आपने इसकी गार्निश कर लेनी है गार्लिक से और ग्रीन चिली से। ग्रीन चिली मैं बता दूं, आपने कोई ऐसी कोई बड़े साइज की ले लेनी है और उसको कट कर लेना है। सेंटर से कट करके आपने कढ़ाई में अपने रख देना है। यानी साबुत मिर्चें जी, साबुत मिर्चें ही जाएंगी। अच्छा, जो कट करके इस्तेमाल की जाती हैं, जो साबुत की जाती हैं, इनमें फर्क क्या आता है? टेस्ट में इसका क्या फर्क होता है? जी, बिल्कुल टेस्ट में आता है। जो अक्सर देखा जाए जैसे कि अचार गोश्त बनता है उसमें ग्रीन चिली की फिलिंग होती है, ऐसे ही है इसके। अगर हम साबुत रख देते हैं तो वो उसका इतना टेस्ट नहीं आता। अगर कट करके लगाते हैं तो उसकी जो चिली है वो मतलब टेस्ट अपना छोड़ती है और उसका टेस्ट डेवलप होता है। भी बिल्कुल टेस्ट डेवलप होता है, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस को अब स्टार्ट करें, क्योंकि बिना किसी देर के जो ऑडियंस देख रही है वो चाहती है जल्द अज जल्द इसे तैयार कर लिया जाए ताकि हम आवाम के सामने इसे प्रेजेंट कर सकें और खुद भी इसकी लज्जत से फायदा उठा सकें। तो शेफ सलमान, आप स्टार्ट करें। उतनी देर तक हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर आज जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो पैनिक सा क्रिएट हो रहा है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो आयशा मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ अक्सा मौजूद हैं, दोनों माहिर नफ्सियात हैं। तो नफ्सियात के ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आजकल अवाम जो है वो काफी परेशान है। अब परेशानी बहुत तरीकों से आ रही है। परेशानी सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं आ रही, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि कारोबार और मुलाजमत से फारग हो चुके हैं, उनके घरों के अंदर परेशानी है। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं जा रहे, स्कूल्स के अंदर नहीं जा रहे, उनके पास एक्टिविटीज नहीं है और उनको घरों के अंदर कैद किया जा रहा है।
वो भी परेशानी का शिकार हैं। ऐसी खवातीन जिनके बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो पा रही या घर पे मर्दों के रहने से ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, तो वो भी परेशानी का शिकार है। इन परेशानियों से किस तरह से बचा जा सकता है, तो अक्सर से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। पहले मैं चलता हूं आयशा की तरफ, तो आयशा से गुफ्तगू करना चाहूंगा। तो आयशा से पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। आयशा, मौजूदा सूरत-ए-हाल में पैनिक होने से किस तरह से बचा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस जोन सा है वो कोर्टिसोल आपका ज़्यादा रिलीज़ करता है, और कोर्टिसोल के रिलीज़ होने से ही आपका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और वहाँ से आपका जोन सा है वो हेल्थ का प्रॉब्लम भी बन जाता है। तो घर में रहते हुए जब आपके पास हेल्दी फूड होता है तो आप हेल्दी फूड जोन सा है वो यूज़ करें। इसके अलावा ये है कि जब आप घर में हैं एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, बजाय इस पेंडेमिक सिचुएशन को लेके आप स्ट्रेसफुल हों। थोड़ा सा इसको ये भी देखें कि बहुत से, जिस तरह आपने बात की एजुकेशन बेस के लिहाज से, तो एजुकेशन बेस के लिहाज से बहुत से स्टूडेंट्स हॉस्टलाइज थे, बहुत से अपने घरों वालों से दूर थे। अब ये है कि उन्हें एक टाइम भी मिला है कि वो लोग इकट्ठे हो सकें, बैठ सकें, गुफ्तगू कर सकें। इस तरह ये कि उनके दरमियान एक खला जो था वो कवर हो रहा है। इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लें तो ज़्यादा बेस्ट है कि देखें, अगर ये हमें चांस मिला है, रूटीन में हमारे पास ये चांस नहीं होता। आपने बात की घर में लड़ाइयों की, घर में अगर इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले लें तो घर में ये लड़ाइयाँ ना हो। हम लोग इस चीज़ को ये देखेंगे हमें एक अच्छा टाइम मिला है, हमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। घर में बहुत सी एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपना स्ट्रेस कम करें। इसके अलावा ये कि अपने टाइम को अच्छा कंज्यूम करने के लिए घर में जैसा कि कुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज सीख सकते हैं। इवन दैट के बॉयज को बहुत शौक होता है कुकिंग का, तो बॉयज को भी चाहिए कोई एक आध डिश ट्राई करने अपने बहनों के साथ मिलके, मदर के साथ मिलके, वाइफ्स के साथ मिलके। तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपने थॉट पैटर्न को जोन सा वो इंक्रीज करें। जितना आप अपने आप को क्रिएटिव बनाएंगे आप उतना ही जोन सा वो क्रिएटिव होंगे। अपने आप को जितना, जिस चीज में जितना इन्वॉल्व करें विद द टाइम आपके पास उसके लिए कोई ना कोई नॉलेज आता रहता है। अच्छा, घर में अगर बैठे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, exactly। कोई ना कोई चीज लिख सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट से आप फैसिलिटी हासिल करके उससे बहुत सारा नॉलेज है जो कि गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाम जो है वो जब तक बाहर नहीं निकलती मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मतलब अगर छुट्टियां भी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, कजन और फ्रेंड्स जो हैं वो मिलके बैठते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, उससे भी तो चांसेस हैं कोरोना वायरस के फैलने से। देखिए, अगर आप घर में ही हैं तो घर में रहने कम है, आप बाहर जाएंगे तो ही आपको ये वायरस अटैक करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये है कि आप घर में रहें, अपना सेफ टाइम स्पेंड करें। और रही बात ये कि आपस में कांटेक्ट की, तो आजकल सोशल मीडिया ऑन है, सोशल मीडिया पे अपने कांटेक्ट कर लें, वीडियो कॉल्स कर लें, और आजकल नेट हर बंदे के पास है, आप लोग सोशल कांटेक्ट के लिए वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अब गेम्स हैं, गेम्स आप लाइव खेल सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरे ख्याल से अगर इस तरह से हम लोग जो सा अपने रूटीन को लेके चलें तो काफी मैनेज हो जाता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं पैनिक होने के लिए? तो आप पैनिक होने से बच किस तरह से सकते हैं? क्योंकि इसकी मेडिकेशन तो मेरा नहीं ख्याल कोई होगी पैनिक से बचने के लिए, और अगर है तो उससे भी आगाह कीजिएगा। नहीं, इसकी मेडिकेशन है, मगर ये है कि स्ट्रेस किस हद तक है, पैनिक आप किस हद तक है, आपकी सिवियरिटी लेवल जो है वो काफी इफेक्ट करता है। तो इसके लिए ये है कि आप स्ट्रेस से बचने के लिए ये कि आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज रखें। जितना आप अपने आप को एंगेज रखेंगे उतना ही आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और दूसरी आपने क्या बात की, काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेडिकेशन के अलावा अगर अपने आप को आपने बेवकूफ बनाना है, अपने आप को, मतलब पैनिक नहीं होना, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को समझाएं ना, जब तक आप अपने आप को सेल्फ मेडिटेशन नहीं देते आपकी अपनी थॉट चेंज नहीं होती है। अगर आप, अगला बंदा आपको सिर्फ ऑल्टरनेट उसके लिए बता सकता है, सजेस्ट कर सकता है, मगर जब तक आप अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे कोई बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको सिर्फ एक बंदा एडवाइस कर रहा है, जब तक आप उस एडवाइस पे अमल नहीं करेंगे आप कैसे ठीक हो सकते हैं उस मामले में, अगर आपने वो चीज़ अपनानी है तो इसलिए ये है कि दूसरों बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे पेंडेमिक सिचुएशन के रिलेटेड ज़्यादा देखें या उसके आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप इसी चीज़ को, हर बंदे को डिफरेंट किस्म के कॉलम्स पढ़ने का शौक होता है, या कुछ को रीडिंग का शौक होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का मतलब हर बंदे का इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप लोगों को कॉलम पढ़ने का शौक है, या इसके अलावा आप मतलब हर बंदे का है, न्यूज़पेपर कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं, तो आप जिस किस्म की गुफ्तगू करना पसंद करते हैं या जो भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ का इंटरेस्ट डेवलप करते हुए आप कोई भी अपनी एक्टिविटी ले सकते हैं।
जैसे कि कुछ लोगों को पोइट्री का बहुत शौक होता है, तो आप पोइट्री की बुक टेबल टेनिस खेल सकता है, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, लूडो सबसे मोस्ट फेवरेट जो गेम है घर वालों की, बहुत खेली जाती है और लोग उसे पसंद भी आजकल कर रहे हैं। बिल्कुल। और आजकल लॉकडाउन के अंदर ये खेल काफी पॉपुलर हो बिल्कुल। और ये गेम्स जोन सी हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और घर में रहते हुए लूडो की गेम से ज्यादा अच्छी और कौन सी गेम हो सकती बिल्कुल है। आप लूडो ठीक कह रहे कैरम हैं। मोस्ट फेवरेट। हमारे साथ अक्सा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अक्सा, क्या कहेंगी आप, मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें पैनिक होने से किस तरह से बचा जा सकता है और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कौन से इकदाम है जो हमें करने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये कहूँगी कि जैसा कि आजकल चल रहा है सब कुछ, अगर आपने पैनिक से बचना है तो आपको चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से दूर रहें। बिल्कुल, मीडिया से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों आप। और जैसे कि आपने आयशा ने भी बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पोइट्री लिखें या फिर स्टोरीज बुक्स रीड करें, न्यूज़पेपर देखें। यानी ऐसी चीजों से जो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाए या जो आपको टेंशन देने वाली बात हो, उनसे वो दूर बात रहें। ही ना सुने ताकि आप टेंशन में आए ही ना। हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से दूर रहें। और फूड का इसमें कितना अमल दखल होता है आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? अगर आप अच्छा खाना खाते हैं उससे मूड अच्छा हो जाता है ना हाँ अक्सर। जी। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है इस चीज में? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अगर आप हेल्दी फूड खाएं तो आप सही रह सकते हैं। मतलब हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा हाँ जी, करें हाँ जी। और इसके साथ साथ जंक फूड से दूर रहें। तो आयशा, मेरा ख्याल है कि काफी आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और यही चिट चैट जो है वो जारी और सारी रहेगी। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले ये भी आपको बता दूं कि अगर आप शेफ सलमान से कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं तो शो के अंदर लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई भी रेसिपी उनसे जान सकते हैं। और अगर आपने टीवी लेट लगाया है तो लेट लगाने की वजह से रेसिपी आपने आज की मिस कर दी है तो वो भी कॉल करके दोबारा पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और हमारे साथ आज कुछ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आयशा भी मौजूद है, अक्सा भी मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे साथ शेफ सलमान भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त हंडिया बनाने में मसरूफ है। मैं चाहता हूं कि शेफ सलमान हमें बताएं, क्योंकि ये टमाटो को पोर कर रहे हैं कढ़ाई के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी कढ़ाई कहां तक पहुंच चुकी है और आगे क्या प्रोसेस होगा इसका। शेफ सलमान बताइएगा। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने टमाटर रख दिए हैं स्टीम पे। जैसे ये स्टीम इसकी कंप्लीट होगी, हम टमाटर के छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद हमने उसको मैश कर लेना। मैश करके हम स्पाइसेस डालेंगे। सॉल्ट हमने सबसे पहले ऑयल में डाल लिया और एंड पे हमने ब्लैक पेपर ऐड करनी है, साथ में इसके ग्रीन चिली ऐड करनी है और एंड पे हमने इसकी गार्निश कर देनी है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा आज का बेवरेज है खोया खजूर शेक। साथ में हम बनाएंगे। आज हम जो खास तौर पे तैयार करेंगे वो खोया खजूर होगा। जी, खोया खजूर शेक बनाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको उसकी रेसिपी बता देता हूँ। उसके लिए हमें खजूरें चाहिए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मिल्क शेक कोई भी है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका थिक और अच्छा बने तो आपका जो भी फ्रूट्स है ना, आपने उसको फ्रीज कर लेना। वो फ्रीज होगा और उतना ही ज्यादा अच्छा और उतना ही थिक बनेगा। अच्छा, आपने जग में खजूरें डाल लेनी है। 1 कप डाल लें, तकरीबन 2-3 ग्लास के लिए। 1 कप खजूरें डाल में उससे 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लें। उसके बाद दूध डाल लें और आइसक्रीम 1 कप आपने आइसक्रीम डाल देनी है। आइस डाल के आप उसको ब्लेंड कर लें। एट द एंड जो भी आप शेक बना रहे हैं उसकी आप गार्निश कर लें। कोई मैंगो का बना रहे हैं, उसको मैंगो को उसके ऊपर डाल लें। खजूर का बना रहे हैं या किसी का भी बना रहे हैं, आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। अच्छा, उससे ये होगा टेक्सचर भी इंप्रूव हो जाएगा, उसमें टेस्ट भी डेवलप होगा। और जिस तरह से आप रेसिपी बताते हैं, मुंह में तो पानी की नदियां बहना शुरू हो जाती हैं। हम तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन दूसरे स्टूडियो के अंदर हमारी जो एंकर्स बैठी हैं उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और वो देख रहे होंगे कि बड़ी मजे मजे की चीजें ये बना रहे हैं। तो हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई रेसिपी वो जानना चाहते हैं तो शो के अंदर लाइव कॉल कर सकते हैं और रेसिपी के हवाले से पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि हमारी चिकन कढ़ाई, जो चरसी कढ़ाई है, आज कहां तक पहुंच चुकी है? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और 5 से 10 मिनट आई हमारी कढ़ाई रेडी हो। अच्छा सलमान, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं रेडी हो जाती, मतलब दूसरी कढ़ाइयों की निस्बत से? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं, अभी हम कुछ देर पहले ही इसे कढ़ाई के अंदर डाला है और चिकन इतनी जल्दी रेडी हो जी गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल और बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है। इसमें जस्ट आपका वो आपने स्टीम का टाइम लगता है। चिकन आपने 2 से 3 मिनट में फ्राई कर लेना। वो ब्राउन लुक उसकी आ जाती है, आपका चिकन तो रेडी हो जाता है। उसके बाद आपने टमाटो ऐड कर लेने। टमाटो को मैश किया, बाद में आपने उसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। आपकी वो चरसी
पेशावरी कढ़ाई रेडी हो जाती है। पेशावरी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और मैं विश करता हूं कि हमारे जो लाहौर में एंकर्स बैठी हैं उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होती, ताकि आज की रेसिपी हम मिल के टेस्ट कर सकते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह की बनी है। लेकिन खुशबू से, अरोमा से जो उठ रहा है इस वक्त, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि बड़ी जबरदस्त कढ़ाई जो है वो आज तैयार होनी जा रही है। और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा आज का खोया खजूर का शेक। तो क्या कहेंगी आयशा आप, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये कितनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, खाने के टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डेवलप करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, तो आपका मूड अच्छा करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, खाना आप खाते हैं उसी से ही आपका मूड उस वक्त जोन सा फौरन चेंज हो जाता है। जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, आपका मूड पे फौरन इफेक्ट होता है। खाने का भी इसी तरह फौरन इफेक्ट होता है। आपके डायरेक्ट प्लेयर पे जाके ये जोन सा वो हिट करता है। आपकी प्लेयर की जो फीलिंग्स हैं उस पे जाके ये ट्रिगर करता है। जब आप अच्छा खाना खाते हैं, और हर इंसान का इंडिविजुअल टेस्ट होता है, कुछ को थोड़ा जरा ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है, कुछ को थोड़ा मीडियम जोन सा स्पाइस पसंद होता है। तो ये कि आपके जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, उसके अकॉर्डिंग जब आपको खाना मिलता है तो डेफिनेटली वो आपका प्लेयर। अच्छा, समटाइम ये होता है ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो बहुत सारे जंकीज होते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो जब तक उस फूड को ट्राई नहीं कर लेते उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी मौजूद होता है, डिप्रेस भी रहते हैं, टेंशन में भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही पिज्जा सामने आता है तो सारी डिप्रेशन भी दूर हो जाती है, खुशी भी चेहरे पे आ जाती है, स्माइल भी आ जाती है। इस चीज का कितना अमल दखल होता है? देखिए, जब एक चीज आपकी डिजायर होती है और वो आपको मिल जाती है, मीन्स दैट कि आपकी ईद पूरी होगी, ठीक है, आपकी प्लेयर जोन सी सीकिंग थी, प्लेयर सीकिंग आपको मिल गई, वो आपकी प्लेयर की चीज थी, आपको मिली, आपने प्लेयर गेन कर लिया। और जब आप एक चीज, और जिस चीज की विश हो, आपको देख के उसकी चाहत, उसकी क्यूरियोसिटी जरा ज्यादा बढ़ जाती है। और रही बात ये कि पिज्जा खाने की या जंक फूड खाने की, तो वो हर इंसान की क्यूरियोसिटी पे डिपेंड है ना, कि कुछ लोग जोन से होते हैं वो अपने आप को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या आजकल अब घर में रह के कुकिंग करके ये है कि आप घर में वो चीजें जोन से अल्टरनेट करके बना लेते हो। तो ये कि आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, आपका टेस्ट खा पी के आपको थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। तो ये अच्छा, समटाइम जो लोग डाइट पे आते हैं, मतलब अपने फैट को लूज करना चाहते हैं, डाइट पे आने की वजह से वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि लिटरली वो रोना शुरू हो जाते हैं, उनसे वो डाइट हो नहीं पाती। तो इसका कितना अमल दखल है इस चीज के अंदर? अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, मतलब रोने को भी कंट्रोल करना है, डाइट को भी कंट्रोल करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? अपने आप को बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है? उन टेस्ट बर्ड्स को जो आपके अंदर डेवलप हो चुके हैं उनको सप्रेस कैसे किया जाए? मैं ये कहूंगी कि देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो ये कि जब आप ज्यादा नहीं मिकदार में खा लो, एक आध कोई बाइट ले लो, ताकि आपकी ये कि डिजायर भी पूरी हो जाए, और ये कि आपको तलब भी ना रहे, आपका चिड़चिड़ापन भी ना हो। थोड़ा खा लो मगर बस खा लो, ठीक है। और उसके बाद ये कि उसे कंज्यूम उतना ही कर लो, पानी उसके लिए ज्यादा पियो, थोड़ी वॉक ज्यादा कर लो, तो वो चीज ये कि उस दिन के लिए वो मैनेज हो जाती है। और आजकल क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हो रही है, और कोई बहुत सारे डैंड्रफ के पैचेस हैं आपकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, और आपके सर में भी डैंड्रफ हो जाता है। तो पिछले दिनों स्किन स्पेशलिस्ट भी आए थे, उनका कहना था कि वाटर का इस्तेमाल नाज़िन इन दिनों के अंदर ज्यादा रखना चाहिए, और अगर आप वाटर के अंदर लेमनेट ऐड कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाती है। सिट्रस फूड जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, तो इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से बचेगी, और इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो यानी फूड का बहुत अमल दखल होता है मूड के ऊपर, और अगर आपने मूड अच्छा करना है तो अपनी मनपसंद खाना जो है वो घर के अंदर तैयार करवाएं। तो अक्सा की तरफ मैं जाना चाहूंगा। अक्सा, क्या कहेंगी आप, जब आपका मूड खराब होता है तो घर के अंदर अपनी पसंद का खाना बनवाती हैं आप? पसंद का खाना बिल्कुल बनवा लेती होती हूँ, लेकिन जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड करती हूँ। और मूड को अच्छा करने के लिए, लेकिन खाने का अमल दखल तो होता है कोई ना कोई बंदे का, मतलब अगर अच्छा खाना खा ले तो मूड अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाता है, हंस के बात करना चाहता है, खिलखिला के बात करना चाहता है, बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है ना। बिल्कुल। तो आपका मनपसंद खाना क्या है? पुलाव। पुलाव है जी। तो आयशा, आपका मनपसंद खाना क्या है जिसे आप खा के मूड जो है आपका जरा बेहतर हो जाता है? क्योंकि आज चरसी कढ़ाई बन रही है, तो कढ़ाई वगैरह, कबाब वगैरह, बारबेक्यू पसंद करते हैं? मैं यही बात करने लगी थी कि मैं कबाब की जरा ज्यादा शौकीन हूँ। मुझे ये होता है कि पुलाव चावल वगैरह नॉर्मल
बस ये कि साथ में जोन सा है वो कबाब जरूर हूँ, कबाब की थोड़ी मैं शौकीन हूँ। अच्छा, कबाब खाने के बाद मूड जरा अच्छा हो जाता अच्छा होगा हो आपका। जाता है। कबाब जब स्पेशली वो फ्राई हो रहे होते हैं, फ्राई होते वक्त उनकी जो स्मेल है वो ही बहुत अट्रैक्ट अच्छा, जो बारबेक्यू में तैयार किए जाते हैं वो भी तो काफी बेहतर होते हैं। उससे ये है कि आप फ्राई होने में ऑयल में फ्राई होगा, ऑयल से भी बचा जा सकता है। बारबेक्यू में भी थोड़ा बहुत ऑयल यूज होता ही है ना, मगर ये है कि हर चीज का डेवलप हुआ हुआ टेस्ट अलग होता है। तो ये कि आपकी पसंद पे वो डिपेंड करता है कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, बारबेक्यू पसंद है या कि इस कबाब को फ्राई करके। जिस तरह घर में रूटीन में हम लोग कबाब बना लेते हैं, बीफ के बना लिए या चिकन के बना लिए, तो उनको स्पेशली जब आप फ्राई कर रहे हैं तो उसका जो अरोमा है वो बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, अक्सर औकात आयशा हम ये गुफ्तगू तो करते हैं कि खासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, अवाम में अवेयरनेस भी पहुंचाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। इससे ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं इसको बिल्कुल ही लाइट लेते हैं। यानी उनका कहना है कि हाथ मिलाने से, गले मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला पेश नहीं आता, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखते, अल्टीमेटली वो कोरोना के फैलने का सबब बनता है। मतलब इसका ये मेरे कहने का था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं होते, तो इसको दरमियानी रास्ते पे किस तरह से लाया जा सकता है? दरमियानी रास्ते पे सबसे पहले तो ये ना कि अवेयरनेस, बात अवेयरनेस से स्टार्ट होती है कि आप अवेयर हो। देखो, अगर आप ज्यादा एक चीज को बहुत ज्यादा हाई पे ले जाओगे तो डेफिनेटली हर चीज की एक्सेसिवनेस जो सी है वो बुरी होती है। और अगर आप बिल्कुल ही इसे छोड़ दो कि नहीं स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल ही, तो जब आप खुद उसमें आ जाओगे, उसी अमल में आ जाओगे, तो फिर आपके लिए अपनी प्रॉब्लम है। तो ये कि चीजों को देखते हुए थोड़ा सिक्योर रहो। सिक्योरिटी अपने लिए भी अच्छी है, दूसरों के लिए भी अच्छी है। अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखें, दूसरों की भी हेल्थ का ख्याल रखें। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल की अगर खास तौर पे बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पैनिक की वजह से अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। यानी एक डर और खौफ का समा जो है वो शहर के अंदर पैदा हो चुका है और जैसे ही केसेस बढ़ते हैं खौफ भी बढ़ जाता है। अब केसेस के बढ़ने का बताना भी हमें जरूरी होता है। उसकी वजह ये होती है अगर लोगों को ना बताएं तो उस तरह से एहतियात नहीं कर पाते जिस तरह से करनी चाहिए। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जो सवाल है इसे भी मैं कंटिन्यू करूंगा ताकि आयशा से इसका जवाब ले सकें, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, इसलिए कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चटसी कढ़ाई जो है वो इस वक्त तैयार की जा रही है और इससे उठने वाली महक से ये मैं बता सकता हूं कि आज की कढ़ाई बेहतरीन जायके के लिहाज से तैयार होगी। और हमारी एंकर है महरीन, अगर वो हमें देख रही हैं तो उनका भी दिल ललचा रहा होगा आज कढ़ाई खाने के लिए, क्योंकि उनका अभी टेक्स्ट आया। तो मैं चाहता था कि आज वो भी अगर यहाँ पे होती तो उनको भी हम टेस्ट करवाते कि आज कढ़ाई किस तरह की तैयार की जा रही है। शेफ सलमान की तरफ से जो भी चीज तैयार की जाती है बेहतरीन होती है और इनका एक बेहतरीन फायदा ये भी है कि इनसे कुकिंग सीख रहा हूं मैं। तो कुकिंग सीखने के साथ साथ मुझे थोड़ा सा पता भी चल रहा है, आइडिया भी आ रहा है कि किस तरह का खाना बनाना हो तो उसको किस तरह से कुक किया जाएगा, कितनी देर के लिए कुक किया जाएगा। जैसे आज हम चरसी कढ़ाई बना रहे हैं तो खासतौर पे पेशावर के रेस्टोरेंट्स के ऊपर बड़ी फेमस है। तो जो लोग फैसलाबाद से या दीगर शहरों से पेशावर का रुख करते हैं वो खास तौर पे वहां पे रेस्टोरेंट्स पे जाके इस कढ़ाई का नाम लेते हैं, क्योंकि कहने वालों का ये कहना है कि ये कढ़ाई खाने से भी इंसान को नशा हो जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है सलमान क्योंकि इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप काम साथ साथ करते जाएं, मैं आपकी हेल्प करता हूं, मैं हंडिया भी बनाता हूं आपके लिए, माइक भी पकड़ता हूं ताकि आप बता सकें लोगों को। कोई भी खाने पीने का जो शौकीन है उसको खाना खा के नशा तो हो ही जाता है। बिल्कुल जी, हमारा टोटल नशा भी यही है कि अच्छी कम्युनिटी हो और अच्छा खाना खा लिया जाए, तो उससे बेहतर नशा कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे भी बेहतर इफेक्ट्स पड़ते हैं, आप खुश भी रहते हैं। और अगर अब तक की रेसिपी की बात की जाए तो शेफ सलमान मेरा ख्याल टोमेटो से छिलके जो हैं वो उतार रहे हैं। छिलकों का उतारना क्यों जरूरी है सलमान? ये इस वजह से जरूरी है ताकि हम इसकी ग्रेवी को ग्राइंड नहीं कर रहे, इसको हम मैश करेंगे। आप मैश एक टमाटो को करके बिल्कुल जी, मैश करता हूं मैं, और मैश करने से पेस्ट जो है वो तैयार होगी इसकी, तो मैश करने की मैं कोशिश करता हूं। और साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैश कर रहा हूं मैं टमाटोज को और इसकी पेस्ट सी तैयार कर ली जाएगी। इस पेस्ट की वजह से जो इसकी ग्रेवी तैयार होगी वो बड़ी जबरदस्त होगी। और मतलब फर्स्ट टाइम इतने टमाटोज किसी हंडिया के अंदर जब से सेगमेंट हमारे स्टार्ट हुए हैं ये वाले, तो मैं देख रहा हूं कि टमाटो जो यूज किए गए हैं, लेकिन इसके इस तरह से करने से जो अरोमा है वो भी बेहतरीन हो रही है और जो पेस्ट इसकी तैयार हो रही है, जो ग्रेवी तैयार हो रही है
वो भी बेहतरीन है। और चिकन काफी हद तक सलमान गल चुका है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा थोड़ा साथ में गाइड करते रहें कि मैं ठीक भी बना रहा हूँ या नहीं बना रहा। ठीक बना रहे हैं, चिकन गल चुका है। अब हमने ये टमाटो का पेस्ट बना लेना है, देख जैसे कि नान भाई बना रहे हैं। या इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद जस्ट आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। आप देख रहे हैं पेस्ट रेडी होगा, ये बिल्कुल वो ग्रेवी जैसे हम ग्राइंड करके या घरों में बनाते हैं वैसे ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और बड़ा ही ना इसका आप देख सकते हैं, इसका बाकी खानों से, बाकी कढ़ाइयों से स्ट्रक्चर, लुक, टेस्ट, अरोमा सब कुछ चेंज है। अच्छा, मुझे सलमान थोड़ा सा टेम्परेचर के हवाले से भी बताएं। बहुत लोग इस हवाले से कॉन्शियस नहीं होते कि हंडिया अगर बनानी है तो उसका टेम्परेचर कितना रखा जाए। तो इसका टेम्परेचर कितना रखना है ताकि ऑडियंस जो देख रही है उनको पता चल सके कि इसे हाई टेम्परेचर पे कुक करना है या लो टेम्परेचर पे बनाना है। इस जो आज हम बना रहे हैं इसको हमने लो टेम्परेचर पे रखना है। घर में अगर आप कोई हंडिया वगैरह बनाते हैं तो उसको आपने कोशिश करनी है 130-140 टेम्परेचर पे हो। अगर आप कोई चीज फ्राई कर रहे हैं घर में, जैसे कि कोई फास्ट फूड की आइटम फ्राई कर रहे हैं या कुछ कबाब वगैरह फ्राई कर रहे हैं, तो उसका आपने ये चीज याद रखनी है कि 160 या 150 टेम्परेचर होना चाहिए। वो अच्छा सलमान, मैं ये जानना चाहूंगा, जो खवातीन हमारे घर पे इस सेगमेंट को देख रही हैं, हम बताते हैं कि 130 टेम्परेचर होना चाहिए, 140 होना चाहिए। अब चूल्हे पे इसको किस तरह से मेजर करें? आप तो शेफ हैं, थोड़ा इस वाले से गाइड कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट ऐसे होगी, जब देखें आपका कोई ऑयल है जो फ्राई होने, बबल्स आने लग गए उसके ऊपर, तो आप ये याद रख लें कि वो 100 प्लस हो गया, वो 100 को क्रॉस कर गया। जब भी ऑयल या कोई चीज बॉयल होने लग जाती है ना, या पानी है या दूध है, कोई भी चीज है, आप देखेंगे कि वो जब बॉयल होनी शुरू हो जाएगी तो वो आप 100 प्लस हो जाती है, 100 से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, मतलब इस चीज से आप मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर जो है आपकी हंडिया के अंदर पहुंच चुका है। तो काफी हद तक रेडी हो चुकी है। मैं चाहता हूं बाकी जो रह गई है वो शेफ सलमान आप बनाएं, ताकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको भी मैं थोड़ा वक्त दे सकूं। तो शेफ सलमान जो है जितनी देर में चटसी कढ़ाई बना रहे हैं, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनसे गुफ्तगू करेंगे और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनसे भी पूछेंगे। क्योंकि शहर फैसलाबाद के अंदर जैसे ही कोरोना के पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है, तो तादाद के बढ़ने के साथ साथ लोग पैनिक भी ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। तो आयशा से मैं ये पूछना चाहता हूं, आयशा, कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स भी आपके पास साइकोलॉजिकल हवाले से आते होंगे, नफ्सियात के हवाले से आते होंगे, तो उनको किस तरह से डील करती हैं और कितने ज्यादा पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना की वजह से बढ़ गए हैं? अगर कोरोना से पहले की बात की जाए तो पेशेंट्स की तादाद क्या थी और मौजूदा सूरत हाल के अंदर पेशेंट्स की तादाद क्या है? पेशेंट्स का ये सीन है कि पहले जो उनसे लोग हैं काफ़ी कुछ डिप्रेशन में थे, कुछ एंजाइटी में, इवन कुछ पैनिक अटैक्स के साथ भी थे। तो अब उनका ये है कि उनका एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा ऐड हो गया है। तो ऐड होने की वजह से आपके थोड़े जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये है कि आपकी जोन है वो थॉट्स के लिए अल्टरनेट जोन है वो यूज़ किया जाता है। और इनकी थेरेपीज जब होती है तो थेरेपीज में आपको एक गाइडलाइन देनी पड़ती है। अगले बंदे को आप सजेस्ट करते हो तो आपको जोन है वो एक फील आ जाती है कि हाँ अगला बंदा जोन है उसकी थॉट्स जोन है वो किधर इस वक्त जा रही हैं। ठीक है, तो ये है कि आप जब अपनी थेरेपी यूज कर रहे होते हैं उन पे, तो साथ में उनकी काउंसलिंग साइड बाय साइड चलती रहती है। और इस सिलसिले से एक सीन जोन है वो सेपरेटली उनको थोड़ा गाइड किया जाता है ताकि वो भी अवेयर रहें कि ऐसा ना हो कि वो अपनी जोन सा सिचुएशन की वजह से जिसमें वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उसके साथ इस चीज को जोन सा है वो अवेयर ना हो। और इस सिलसिले में वो भी बाहर अंदर डेफिनेटली क्लाइंट्स जो उनसे वो घर पे ही तो नहीं सिर्फ रहते हैं ना, वो भी बाहर अंदर आते जाते हैं। तो ये कि उन्हें इसके लिए आगाह किया जाए कि वो इस चीज़ को अपने आप को जो है वो कवर रखें इस चीज़ से भी। और रही बात ये कि लोग जो है वो इस चीज़ से कितना अवेयर हैं कितना नहीं अवेयर, तो हम लोगों ने ही अवेयरनेस देनी है। हम ही लोग हैं, हमारे ही लोगों से, हम ही लोगों से जो है वो सोसाइटी डेवलप होती है, आपकी कम्युनिटी डेवलप होती है। तो जब एक पढ़ा लिखा माशरा हो तो उसमें अवेयरनेस देने के लिए लोग भी ज़्यादा होते हैं। और ये है कि लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा अवेयरनेस जोन से वो इसको अडॉप्ट में करके ही रखें, बजाय इसके कि बिल्कुल ही छोड़ देने से बाद में खुद भी नुकसान उठाएं और दूसरे भी इससे जोन सा है वो सफर करें। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट्स कौन से आ रहे हैं? कोरोना के हवाले से हैं या घरेलू झगड़ों के हवाले से हैं या एहसास कमतरी में बहुत सारे लोग मुब्तला होते हैं? ज्यादा पेशेंट्स फैसलाबाद के अंदर अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, कौन से पेशेंट्स हैं जो ज्यादा आपके पास आए हैं? हर पेशेंट जोन सा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस करता है। कुछ लोग जोन सा वो डिप्रेशन में ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, कुछ लोग जोन सा साइकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा मुश्किल किस तरह के पेशेंट को हैंडल करना होता है? ये तो पेशेंट की जोन सा है वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, जो मेन चीज है कहते हैं। और दूसरा तो ये है कि विद द टाइम आप एक्सपीरियंस करते हो, जिस तरह आप एक्सपीरियंस करते हो उस तरह आपको हैंडलिंग ज्यादा अच्छी तरीके से आती है।
तो ये है कि डिप्रेशन के मरीज जो है, मैं सोचती हूँ कि देखें एक डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसकी सबसे जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में ये होता है कि वो सुसाइडल आइडिएशन पे चला जाता है। तो एक बंदा जब बिल्कुल अपनी जान के पीछे पड़ जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए अच्छी हैंडलिंग आनी चाहिए, अच्छी हैंडलिंग आनी चाहिए। उनको किस तरह से समझाते हैं आप, थोड़ा सा गाइड करें ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर कोई प्रॉब्लम है घर में अंदर भी किसी को है तो थोड़ा सा उस हिसाब से उसे ट्रीट किया जाए, प्यार से बुलाया जाए, और अगर कोई एहसासे कमतरी में मुब्तला है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि वो अपने आप को अच्छा फील कर सके। बात आपकी है एहसास कमतरी की, तो उसके लिए ये है कि आपको अप्रिसिएशन हमेशा देनी चाहिए दूसरों को। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे छोटी छोटी चीज़ पे अप्रिशिएट करें। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चा छोटा होता है, बच्चे ने कोई अचीवमेंट की है, मदर ने उसे अप्रिशिएट कर दिया मगर फादर ने नहीं किया, या फादर ने जस्ट एक स्माइल दे दी, कह दिया गुड ठीक है, मगर ये कि अच्छे बच्चे के दिल के मुताबिक उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो बच्चे में वहां पे एक गिल्ट रह जाता है, एक कमी रह जाती है। उस कमी को जोन से है वो खत्म करने के लिए ये है कि जितना आपको अच्छा हो सके उतना अगले बंदे को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब आप किसी को पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं तो उसकी आउटपुट मजीद अच्छी हो जाती है। हमारे माशरे के बच्चों की बात की जाए तो जब एक घर के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है उस पर ध्यान ज्यादा होता है। जब 2-3 बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को ये फील होता है जैसे उनको इग्नोर किया जा रहा है, फादर की तरफ से या फिर पेरेंट्स की तरफ से उस तरह से इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जाती जैसे वो मांगता है। तो इसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बच्चों की कोई क्वांटिटी आपके पास आती है, कोई लोग आते हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, बच्चे भी आते हैं और मैं स्पेशल एजुकेशनिस्ट भी हूँ साथ में, तो मैंने बच्चों को भी डील किया इस सिलसिले में। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बड़ा होता है, बच्चों को एहसास कमतरी होता है कि खुदा ना खास्ता उनके अंदर कोई कमी है तो उससे उनको बड़ा फील होता है कि नॉर्मल लोगों से हम जरा डिफरेंट है, तो एहसास कमतरी एक अंदर आ जाती है। उसको किस तरह से डील करती हैं आप? उसमें वही बात आ जाती है कि देखिए एक तो आपने अपने काउंसलिंग और अपनी सेशंस देने हैं, अपनी थेरेपीज करनी है, साथ में ये कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक बंदा उसे ट्रीट करता रहे और जहां से उसका मेन स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है उस चीज को ही रिकवर नहीं किया जाएगा तो बच्चा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना। कि देखिए एक बच्चे की बिगनिंग ही जोन है वो घर से होती है, जब उसे का स्ट्रेसर ही मेन उसका घर है कि वहां से ही, जिस तरह एलीट क्लास के काफी लोग होते हैं, समटाइम ऐसा होता है मदर अपनी मीटिंग्स पे चली जाती है, फादर अपनी मीटिंग्स पे चले जाते हैं ऑफिस में, बच्चे को जोन है वो मोस्टली आया ट्रीट करती है, तो बच्चे में वहां पे उस चीज की कमी रह जाती है, उसकी कमी रह जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और हमारी जो डिश है आज की वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। खोया खजूर जो है उसका शेक भी तैयार है, शेफ सलमान ने जो कर लिया हुआ है, और इसके साथ साथ हंडिया पे भी फाइनल टचिंग जो है वो शेफ सलमान की दी जा रही है। वक्त बहुत कम है तो मैं चाह रहा हूँ शेफ सलमान जल्दी से ले आए ताकि हम ऑडियंस को एक नजर दिखा सकें कि आज की जो रेसिपी हमने तैयार की है वो किस तरह की है। तो खोया खजूर का शेक का जो मग है वो भी लेते हैं ताकि मैं भी उसे भी टेस्ट कर सकूं। तो आज की रेसिपी जनाब तैयार हो चुकी है, खोया खजूर का शेक भी मौजूद है और उसके साथ साथ हमारी चटसी कढ़ाई भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, और बड़ी ही खूबसूरत स्मेल है। आयशा आप भी आ रही होगी और काफी अच्छा फील कर रही होगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले अक्सा और आयशा आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और शो को चार चांद लगाए। तो इसी के साथ नाज़रीन फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।